अच्छा तू लाइट सही देखो ना कान का धुंधला दिखा जा रहा अच्छा हल्का है है सही लाइट वाला लाइट उतना नहीं एक लाइट बंद करो देखिए इधर अंधेरा लग रहा है मैं उसको चालू करो उसको चालू करो सर इधर तो अंधेरा ही पूरा लग रहा है क्यों लाइट चालू करो हाँ ठीक है रुक जाओ अब देखो अब ठीक आ रहा है यस रिफ्लेक्ट करता है लाइट ठीक है कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे हम लोग कहाँ तक पहुँच रहे थे हम लोग पहुँच रहे थे प्रतिबिंब बनाने के तरीका पे ठीक है प्रतिबिंब बनाने के तरीका में बिल्कुल साइलेंट रहिएगा ठीक प्रतिबिंब बनाने के तरीका में सबसे पहला 4 नियम उसमें देखे थे जिसमें पहला नियम क्या था चारों नियम में पहला नियम था आपको जैसे अगर कोई भी दर्पण हम लेंगे तो दर्पण में ये मेरा पोल हो गया सी हो गया आर हो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ हो जाएगा पहला नियम था मेरा जो जब भी अगर प्रतिबिंब क्रिएट करेंगे इमेज का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा जहां भी अगर मुख्य एक्सिस पे मुख्य अक्ष पे कहीं भी अगर वस्तु को रखेंगे सबसे पहला केस मेरा उसमें होता है जहां भी अगर वस्तु तुम रखते हो वस्तु के सर के ऊपर कलम रखो डायरेक्ट मुख्य एक्सिस के मुख्य अक्ष के समानांतर खींचो लाइन को दर्पण पे एक्ट करवाओ कहां से गुजार दो फोकस से कहां से गुजार दो फोकस से तो पहला होता है नियम जो हमेशा प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें दर्पण पे एक्ट करती है दर्पण पे एक्ट करने के बाद जो रिफ्लेक्ट करेगी परावर्तित होगी कहां से फोकस से ये वाला केस पहला केस जितना भी इमेज हम बनाएंगे इमेज देखो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में जो भी डायग्राम बनाएंगे मैक्सिमम डायग्राम में ये वाला केस लागू होगा कौन केस जो हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें को खींचेंगे दर्पण पे एक्ट होगा कहां से गुजार देंगे फोकस से कहां से गुजार देंगे फोकस से हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है दर्पण पे एक्ट करती है रिफ्लेक्ट तो होगी परावर्तित होगी तो कहां से होगी वक्रता केंद्र से फोकस से पोल से फोकस और ध्रुव के बीच से कहां से फोकस से हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी दर्पण पे एक्ट करेगी कहां से गुजर जाएगी फोकस से ये प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है दूसरा नियम में देखिए प्रतिबिंब बनाने का क्या हम लोग पढ़े थे दूसरा नियम में यही पढ़े थे ठीक इसका उल्टा एक बार यदि पहला नियम हम देखते हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जाती है दर्पण पे एक्ट करती है कहां से गुजर जाती है फोकस से दूसरा नियम ठीक इसका उल्टा ये है जो फोकस से जाएगी फोकस से प्रकाश की किरणें आपतित होगी दर्पण पे एक्ट करेगा दर्पण पे एक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित किरणें हो जाएगी दूसरा नियम में सबको यहाँ पे ध्यान देना है दूसरा नियम देखिए सर कौन सा दर्पण है ये अवतल दर्पण है बाहर से क्या हुआ है पेंट किया हुआ है बाहर से तो अवतल दर्पण है या मेरा अवतल दर्पण है तो रे ऑफ लाइट किधर से देंगे
इधर से देंगे या इधर से देंगे? LHS से देंगे। क्यों? जो पेंट किया हुआ तो पेंट के साइड को हम देते हैं नहीं, कुछ मुझे नहीं मिलेगा पेंट के साइड अगर देंगे, तो इसके विपरीत साइड देते हैं। विपरीत साइड अगर देंगे, जैसे ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा C हो गया, ये मेरा F हो गया। हमेशा यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही थी। क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, फोकस से होकर के गुजर जाती है। ठीक इसका उल्टा, यदि फोकस से होकर के आपतित होगी, यदि फोकस से होकर के आपतित होगी, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है, यदि फोकस से होकर के दर्पण पे आपतित होगी, आपतित होने के बाद एक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट जो मेरा परावर्तित जो होगा कैसे हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। कैसे? मुख्य अक्ष के समानांतर। इसका देखो उल्टा है, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है, प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? मुख्य फोकस से होकर के आपतित हो रही है, फोकस से होकर के आपतित हो रही है। पहला डायग्राम में पहला नियम में है प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे जाएगी, एक्ट करेगी, एक्ट करने के बाद परावर्तन के नियम के अनुसार रिफ्लेक्ट हो करेगा, तो किस पॉइंट से होकर के गुजरेगी? फोकस से होकर के। पहला नियम, जितना भी इमेज अवतल दर्पण में भी 6 केस में इमेज जो है फॉर्मेशन होगा, उत्तल दर्पण में भी 6 केस में क्या हो जाएगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। सब केस में ये वाला मेरा क्या नियम लागू होगा? ये नियम लागू होगा, समझे? मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करेगा, परावर्तित हो जाएगा फोकस से होकर के, परावर्तित हो जाएगी प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के, समझे? दूसरा नियम है, यदि फोकस से होकर के आपतित होती है, दर्पण पे एक्ट करेगा और परावर्तित कैसे हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। परावर्तित कैसे हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो जाएगी तो फोकस से होकर के परावर्तित हो जाएगी। यदि मेरा दूसरा नियम देखिए, फोकस से होकर के आपतित हो रही है, तो फोकस से होकर के आपतित होने के बाद दर्पण पे एक्ट करेगा और क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। 2 नियम क्लियर हो गया सबका? 2 नियम क्लियर हुआ? बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मुख्य अक्ष के समानांतर यदि प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो किस होकर के गुजर जाएगी? फोकस से। यदि फोकस से होकर के आपतित हो रही है तो कैसे गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। कैसे गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। 2 नियम। तीसरा नियम होता है, यदि अगर कोई दर्पण हम बनाते हैं, अवतल हो या उत्तल हो, सब केस में यही होगा। तीसरा नियम कहता है मेरा, जो अवतल दर्पण यहाँ बनाए, P हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ पे F हो गया। तीसरा नियम कहता है, जो आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि वक्रता केंद्र से यदि तुम आपतित करते हो तो दर्पण पे एक्ट करेगा। दर्पण पे एक्ट करने के बाद जिस पथ से प्रकाश की किरणें जाएगी उसी पथ पे क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यदि प्रकाश की किरणें ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, दर्पण पे एक्ट करेगा, एक्ट करने के बाद तो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट जो करेगा, जब वक्रता केंद्र की बात आए सर, तो वक्रता केंद्र में होता है, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के गुजरते हैं, दर्पण पे एक्ट करता है। दर्पण पे एक्ट करने के बाद जिस पथ से होकर के प्रकाश की किरणें गई है उस पथ पे क्या होता है? वापस लौट जाती है। जिस पथ से होकर के प्रकाश की किरणें गई है उसी पथ पे क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। किस केस में? जब वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाश की किरणें को गुजारेंगे। जब वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाश की किरणें को गुजारेंगे तो जिस पथ से होकर के प्रकाश की किरणें आपतित होती है उसी पथ पे क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा? इसका मतलब परावर्तित हो गया है। जिस पथ से होकर प्रकाश की किरणें आपतित हुई है उसी पथ पे टकरा करके क्या हो गया है? क्या हो गया? परावर्तित हो गया है। 3 नियम हो गया, ये तीसरा नियम हो गया, समझे? पहला नियम क्या था? यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करती है तो वो फोकस से होकर के गुजर जाती है। दूसरा नियम साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट, समझ नहीं आएगा नहीं तो। दूसरा नियम क्या था? यदि प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के गुजर जाएगी। तीसरा नियम होता है इमेज बनाने का, यदि प्रकाश की किरणें
सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्रता केंद्र से होकर के हम गुजारते हैं। वक्रता केंद्र से होकर के गुजारने के बाद दर्पण पे एक्ट करवाते हैं। दर्पण पे एक्ट करेगा। जब वक्रता केंद्र की बात आए सर, तो जिस पथ से होकर के प्रकाश की किरणें जाती है उसी पथ पे क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। जिस पथ से होकर के जाती है उसी पथ पे क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। 3 नियम क्लियर हुआ सबका? 3 नियम क्लियर हुआ। इससे सारा का सारा इमेज फॉर्मेशन होगा इसी नियम पे, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। समझे? थोड़ा ट्विस्ट एग्जाम करेगा तो यही सबसे ऑब्जेक्टिव देता है। समझे? चौथा नियम देखिए क्या है मेरा। चौथा नियम है, यदि कोई दर्पण हम बनाए या अवतल या उत्तल, समतल दर्पण में तो हम जानते ही है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसमें हम देखते हैं जो यदि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, जब प्रकाश की किरणें, ये मेरा क्या हो गया, कोण हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे F हो गया। ठीक, जब भी प्रकाश की किरणें, एक बार देखिए यहाँ पे समानांतर था, फोकस से गुजर गया, फोकस से गया मुख से समानांतर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया उसी पथ पे वापस लौट गया। चौथा नियम कहता है सर, जो यदि प्रकाश की किरणें ये दर्पण के ध्रुव पे एक्ट करवाते हैं। दर्पण के ध्रुव क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, दर्पण के बीचला बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें हम ध्रुव पे एक्ट करवाते हैं, यहाँ से अगर टॉर्च जलाते हैं, प्रकाश की किरणें यदि ध्रुव पे एक्ट करवाते हैं, ध्रुव पे आपतित होता है। यहाँ पे देखो प्रकाश की किरणें इस पॉइंट पे आपतित हुआ है, एक्ट हुआ है। यहाँ पे देखो दूसरा केस में प्रकाश की किरणें कहाँ पे एक्ट हुआ है, इस पॉइंट पे एक्ट हुआ है। तीसरा पॉइंट में देखो प्रकाश की किरणें कहाँ पे एक्ट हुई है, इस पॉइंट पे एक्ट हुआ है। चौथा पॉइंट में कहता है, यदि प्रकाश की किरणें ध्रुव पे तुम एक्ट करते हो, यदि प्रकाश की किरणें ध्रुव पे आपतित होती है, तो जितना डिग्री से मुख अक्ष और आपतित किरण के बीच एंगल बनाता है, जितना डिग्री का उतना ही डिग्री रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल बनाती है। डायग्राम में फोकस करो सभी। जैसे प्रकाश की किरणें यहाँ से छोड़े, प्रकाश की किरणें छोड़ने के बाद कहाँ पे एक्ट करवाएंगे हम, कहाँ पे एक्ट करवाएंगे, मुख अक्ष पे। देखो मुख अक्ष पे एक्ट हुआ, मुख अक्ष पे एक्ट हो गया। अब देखो यदि प्रकाश की किरणें यदि प्रकाश की किरणें ध्रुव पे एक्ट करती है, कहाँ पे, ध्रुव पे एक्ट करती है, तो जितना डिग्री का ये मुख अक्ष और आपतित किरण के बीच एंगल बनेगा उतना ही डिग्री क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल बनाएगी। यदि ये x डिग्री का है तो यह भी कितना हो जाएगा, x डिग्री का। चौथा केस होता है, यदि प्रकाश की किरणें को ध्रुव पे तुम एक्ट करवाते हो, यदि प्रकाश की किरणें को ध्रुव पे आपतित करवाते हो, तो मुख अक्ष और आपतित किरण के बीच जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही डिग्री का कोण रिफ्लेक्टेड रे मुख अक्ष और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनेगा, मुख अक्ष और रिफ्लेक्टेड रे के बीच। अच्छा यहाँ पे थोड़ा फोकस करो, पीछे मूव करो माइंड को, पीछे मूव करो। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़े थे, आपतित किरण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पीछे पढ़े थे हम लोग। यहाँ देखो कौन ऐसा केस है जहाँ पे मुख अक्ष अभिलंब के जैसा काम करता है, मुख अक्ष अभिलंब के जैसा काम करता है, कौन ऐसा केस है। यहाँ पे चौथा केस में हम नहीं देख रहे हैं, ये आपतित अभिलंब किसको बोलते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जितना डिग्री का कोण बनता है, उसी कोण को दो बराबर भाग में जो बांटती है, जो किरण बांटती है दो बराबर भाग में, उसी किरण को अभिलंब बोलते हैं कि नहीं। तभी तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यहाँ पे देखते हैं यदि ये मेरा मुख अक्ष और आपतित किरण के बीच x डिग्री का एंगल बनता है, तो मुख अक्ष और परावर्तित किरण के बीच में कितना डिग्री का, x डिग्री का। इसका मतलब है सर, ये मुख अक्ष किसके जैसा काम कर रहा है, अभिलंब के जैसे। किसके जैसा काम कर रहा है, अभिलंब के जैसे। क्यों, अभिलंब का काम ही होता है आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जितना एंगल का फॉर्मेशन होता है, वही एंगल को दो बराबर भाग में बांटना, दो बराबर भाग में बांटना। यहाँ पे देखो ऊपर भी x नीचे भी x, दो बराबर भाग में बांट रहा है। ये वाला PC क्या है, PC मुख अक्ष है, लेकिन अभिलंब के जैसा काम कर रहा है कि नहीं, अभिलंब के जैसा काम कर रहा है। चारों पॉइंट क्लियर हुआ, चारों पॉइंट क्लियर हुआ। पहला ये इमेज बनाने का क्या, इमेज मुझे याद करना है नहीं, ये वाला माइंड में रखना, इसी से सारा इमेज अब हम फॉर्मेशन करेंगे,
इसी से जितना प्रतिबिंब होता है सब प्रतिबिंब इसी से हम क्या करेंगे, सब प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होगा। समझे? पहला क्या था, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करती है तो किधर कौन सा पॉइंट से गुजरेगी, कौन सा, फोकस से। दूसरा पॉइंट क्या था, यदि प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के दर्पण पे एक्ट करती है तो किस तरीका से गुजरेगा, किस तरीका से गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। किस तरीका से, मुख्य अक्ष के समानांतर। यदि प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के दर्पण पे एक्ट करती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर। यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करती है तो फोकस से गुजर जाएगी। यदि प्रकाश की किरणें फोकस से एक्ट करती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे एक्ट करती है तो जिस पर आएगी उसी पर वापस लौट जाएगी। यदि प्रकाश की किरणें ध्रुव पे एक्ट करती है, यदि प्रकाश की किरणें ध्रुव पे एक्ट करती है तो जितना डिग्री का मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच एंगल बनेगा उतना ही डिग्री क्या बनेगा, परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच एंगल। उतना ही डिग्री क्या बनेगा, परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच का एंगल। समझे यहाँ तक? चारों पॉइंट क्लियर हुआ? चारों पॉइंट क्लियर हो गया? हो गया चारों पॉइंट क्लियर? यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करते हैं तो किस पॉइंट से होकर के गुजर जाएगी, परावर्तित किरण। कब आया था मैं? यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करती है तो किस पॉइंट से होकर के गुजर जाएगी? बोलो। यहाँ पढ़ाते घर में नहीं पढ़ते हो? घर पे कौन डिफरेंस करेगा? मुख्य अक्ष से समानांतर जो दर्पण पे एक्ट करता है किस पॉइंट से होकर गुजरता है? अभी तो चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं, 2 दिन से बता रहे हैं। फोकस से गुजरेगा, घर पे तो पढ़ते हो नहीं। 10th बीएस है। बैठो। यदि प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के दर्पण पे एक्ट करेगा तो किस तरीका से गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। यदि प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के दर्पण पे एक्ट करेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर। यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे एक्ट करेगा तो किस तरीका से गुजरेगा। यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र के, जब वक्रता केंद्र की बात आए तो क्या हो जाएगा, यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे एक्ट करवाते हैं तो फिर जो रिफ्लेक्ट होगा किस तरीका से, जिस पर पे जाएगी उसी पर वापस लौट जाएगी। यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करते हैं तो किस पॉइंट से होकर के गुजर जाती है, रिफ्लेक्ट करती है, फोकस से। यदि प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के दर्पण पे एक्ट करेगा तो किस तरीका से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे एक्ट करेगा तो कैसे गुजरेगा। यदि प्रकाश की किरणें वक्रता के फोकस से, यदि वक्रता, अब यहाँ पे बैठा करो, ठीक है, पीछे में मत करो, पीछे समझ नहीं। यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे एक्ट करेगा तो किस तरीका से गुजरेगा, रिफ्लेक्ट होगा किस पर। ऐसे याद मत करो जो हम कल पढ़े, परसों पढ़े, 2 महीना पहले पढ़े, ऐसे मतलब क्या याद कर रही है, याद नहीं करना। जो अभी सुने हैं तभी तो बताते थे। वक्रता केंद्र की जब बात आए, वक्रता केंद्र की जब बात आए तो वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे एक्ट करवा रहे हैं तो जिस पथ से होकर के आएगी उसी पथ पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। अभी पता है ना 10 बार। समझ गए सभी? 4 पॉइंट होता है, ये 4 पॉइंट से सारा इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, आगे स्टार लेकर के लिखिए सभी, स्टार लेकर के सभी लिखिए। स्टार लेकर के लिखिए।
अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर R/2। इसको ध्यान दें। अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर R/2, F बराबर R/2, जहां स्मॉल f क्या है फोकस दूरी है, R क्या है मेरा वक्रता त्रिज्या, केवल त्रिज्या नहीं बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो गोलीय भाग से कटा हुआ भाग के बारे में पढ़ते हैं, दर्पण के बारे में, वक्र के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए वक्रता त्रिज्या। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला, एक दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, दोनों में से कोई एक पूछता ही है। समझे? तो यहाँ पे अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है, दोनों का सेम ही होता है, F बराबर R/2। लेकिन जब एग्जाम में पूछता है, तो वहाँ पे केवल ये बोलता है कि सिद्ध करे कि F बराबर R/2। वहाँ स्पेसिफिक ये नहीं दिया हुआ रहता है कि अवतल दर्पण में ही आपको सिद्ध करना है। समझ रहे हैं? वहाँ ये नहीं दिया हुआ रहता है कि अवतल दर्पण में ही आपको सिद्ध करना है या उत्तल दर्पण में ही आपको सिद्ध करना है। आपको जो इजी लगता है उसमें सिद्ध करिए, या अवतल इजी लगता है तो अवतल में सिद्ध करिए, या उत्तल इजी लगता है तो उत्तल में। एग्जाम में जो रहता है सिद्ध करे कि F बराबर R/2, बस इतना रहेगा, स्पेसिफिक अवतल उत्तल नहीं रहेगा। समझे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण हम सिद्ध कर रहे हैं। ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? अभी बोल सकते हैं अवतल? अभी नहीं, जब तक पेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं बोल सकते हैं। समझे? बाहर से पेंट करेंगे तो अवतल, अंदर से पेंट करेंगे तो उत्तल। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अब मेरा क्या बन गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सब केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? जितना भी डायग्राम बनाते हैं, जितना डायग्राम इस चैप्टर में बनाते हैं, तो सबसे पहला केस अभी जो 4 नियम बताए हैं उसमें बताए थे। जो पहला नियम जो था, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, दर्पण पे टकराती है, कहाँ से गुजर जाती है? ऊपर से। या आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितना भी डायग्राम बनाइएगा, सब डायग्राम में वो लगभग में वही केस फॉलो होगा, पहला नियम ही फॉलो होगा। समझे? जो जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करेगी, परावर्तित जो होगी फोकस से गुजर जाएगी। जितना डायग्राम बनाएंगे पहला केस वो हर जगह फॉलो होगा। समझ गए? जैसे यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण बनाए, ये तो कॉमन था। एक प्रकाश की किरणें यहाँ से हम छोड़ते हैं, प्रकाश की किरणें छोड़ने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर ले गए, दर्पण पे एक्ट करवाए, दर्पण पे एक्ट किया, कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर गई, बुझली कि नहीं? तो ये यहाँ पे आपतित किरण हो जाएगा, ये वाला किरण हो जाएगा परावर्तित किरण। पहला केस था मेरा, जो यदि सिद्ध कर रहे हैं, बना दिया अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष के समानांतर पे करवाए, कहाँ से गुजार दिए? फोकस से। दूसरा इसमें है, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण है, इसके बीच कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा, उस एंगल को डिवाइड करने वाली जो किरण होती है, उस किरण को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। उस किरण को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पे देखिए
दिख रहा है सबको? ये वाली किरण जो है ये अभिलंब के जैसे काम करेगी। आपतित किरण तो ये है, ये मेरा ए हो गया, यहाँ पे बी कर दीजिए, ये सी हो गया, पी हो गया, एफ हो गया। ठीक, आपतित किरण कौन सा है? ए भी मेरा क्या है? आपतित किरण है। बी एफ क्या है मेरा? परावर्तित किरण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है, आपतित किरण ये और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है, उसी एंगल को डिवाइड करने के लिए कुछ एक रे होती है जो दो बराबर भाग में एंगल को बांटती है, उसी किरण को अभिलंब बोलते हैं कि नहीं? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो ये डॉटेड लाइन हम लिए हैं, ये मेरा एक प्रकार का क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो एंगल है उसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए ये डॉटेड लाइन लिए हैं जो अभिलंब के जैसा काम करेगा। इसमें समझ गए सभी? समझे यहाँ तक? सब समझ गए यहाँ तक? तो अब लिखना है मुझे एम कर दीजिए, एन कर दीजिए। एम क्या है मेरा? ये अवतल दर्पण है। यही डायग्राम में जिस अच्छा ये देखिए यहाँ पे जैसे आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो अभिलंब जैसे ये डॉटेड लाइन काम करती है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। आपतन कोण को आई बोलते हैं, हम बोलते हैं। सबको समझ आ रहा है? आपतन कोण बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? यहाँ पे परावर्तन कोण आर बोलेंगे आर। अब यहाँ पे देखो, यदि मेरा आपतित किरण अभिलंब के बीच आई हो गया, यहाँ पे परावर्तित किरण अभिलंब के बीच आर हो गया, एकांतर कोण से त्रिभुज के एकांतर कोण से ये मेरा आई है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। एकांतर कोण क्या होता है? जैसे दो मेरा पैरेलल लाइन रहता है, इस तरीका से खींच दीजिए, इस तरीका से खींचिए। जितना डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, उतना ही डिग्री का एंगल क्या बनेगा? यहाँ बनेगा। इसी को एकांतर कोण बोलते हैं। मैथ में हम लोग पढ़ते हैं दो पैरेलल लाइन रे, जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। एकांतर कोण से होता है, समझे? एकांतर कोण से होता है। एकांतर कोण मतलब होता है कोना कोनी जो कोण होता है। कोना कोनी बच्चों नहीं खेले हैं? चार कोना रहता है, ये कोना यालो, कोना यालो, है कि नहीं? इस तरीका से खेलते थे बचपन में, हम लोग तो खेलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला मेरा आई है, ये क्या है? आपतन कोण आई है। एकांतर कोण से ये आई है मेरा, तो ये भी कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। एकांतर कोण से ये आई है, तो ये भी कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। अच्छा ये देखो डायग्राम में आई बराबर आर हम लोग पढ़े हैं क्या? आई बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यदि ये आई है तो ये भी आई है, ये यहाँ पे क्या है? आर है। इसका मतलब है ये कोण क्या है? आपस में बराबर है। ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है ना? यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, दोनों कोण आपस में बराबर है क्या? है, दोनों कोण आपस में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज पे अब चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहता है, समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा दो कोण बराबर होता है। कितना? दो कोण बराबर होता है, तभी तो दो भुजा बराबर होता है। जैसे यहाँ देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में इस तरीका से अगर समद्विबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं, ये दोनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, इसका मतलब है ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये वाली साइड है। ये दोनों डिस्टेंस यदि बराबर, तो इसका मतलब है नहीं ये दोनों एंगल भी बराबर होगा आपस में। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यदि ये दोनों साइड बराबर तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। अभी मुझे साइड के बारे में पता नहीं है। साइड के बारे में ये वाली त्रिभुज में पता है क्या? नहीं पता है। भुजा के बारे में पता है कि कौन भुजा आपस में बराबर है? नहीं ना पता है। एंगल के बारे में पता है। ये आई है, ये आर है। आपतन प्रकाश के परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है। इसका मतलब है दोनों एंगल आपस में क्या है? क्या है? दोनों एंगल बराबर है। बराबर है, दोनों एंगल क्या आपस में बराबर है। जब कोई त्रिभुज में दो एंगल आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या हम बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज।
अच्छा यहाँ पे देखना है सबको, जैसे बी एफ सी, त्रिभुज बी एफ सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज बी एफ सी, ये वाली त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, समद्विबाहु होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि सर ये आई है यहाँ पे, ये आई का अंतर कौन से, ये वाली अंदर भी आई, आज ये आई और ये आर है, तो आपस में दोनों आई बराबर आर होता है। जब कोई त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाती है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जब दो कोण आपस में बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उसका दो भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। दो भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। यहाँ से देखिए त्रिभुज बी एफ सी में आई बराबर आर है, यानी कि ये बी सी एफ दिख रहा है इधर सबको दिख रहा है। कौन क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? बी सी एफ। त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, बी एफ सी, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें ये एंगल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? बी सी एफ जिस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं उस एंगल के सिंबल को हम हमेशा बीच में लिखते हैं। अगर यहाँ पे एंगल बी सी एफ लिखे, इसका मतलब कौन का बात हो रहा है? सी का बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए एंगल इसमें बी एफ सी में कोण बी सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सी बी एफ हो जाएगा। कोण सी बी एफ हो जाएगा, होगा कि नहीं? यहाँ देखो ये आई है, ये आर है, बी सी, ये सी एंगल और बी एंगल आपस में क्या है? दोनों बराबर होगा। तो इसीलिए ये त्रिभुज आप क्या हो जाएगा? त्रिभुज बी एफ सी क्या हो जाएगा? समद्विबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, होगा कि नहीं? जब त्रिभुज समद्विबाहु होता है उसका दो भुजा आपस में क्या होता है? दो भुजा। इधर क्या कुछ है क्या? इधर देखो समद्विबाहु है। यदि त्रिभुज में अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु तो इसका मतलब है जो दो भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? बराबर होगा। यहाँ पे देखो देखने से मिला था सी एफ और बी एफ आपस में बराबर है। सी एफ और बी एफ आपस में क्या है? बराबर है। दिख रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर समद्विबाहु है, दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर बी एफ, लिख सकते हैं सी एफ बराबर बी एफ लिख सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए सी एफ बराबर बी एफ को समीकरण एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण एक मान लेते हैं। समीकरण एक मान लेते हैं। जब बी पॉइंट को, चलो यहाँ पे ट्रायंगल पे छोड़, समद्विबाहु त्रिभुज का क्लियर होता है। यदि ये बी पॉइंट को थोड़ा मूव करके, ये बी पॉइंट को थोड़ा मूव करके पी पॉइंट पे हम ला लें, इसको खिसका करके पी पॉइंट पे यदि हम ला लेते हैं तो अभी तो पी एफ है, अभी ये वाला क्या है? पी एफ है ना? यदि बी पॉइंट को यहाँ ला लेंगे तो बी एफ होगा कि नहीं? यदि बी पॉइंट को यहाँ ला लेंगे तो बी एफ होगा। ठीक, बी एफ मतलब बोले तो दिमाग बच्चा हो, ठीक है, समझे? तो बी को यहाँ पे मूव करके यहाँ पे ला लेना है। यहाँ देखिए, चलिए छोड़िए, यहाँ पे बी को यहाँ पे यदि ला लेना है तो पी एफ बराबर बी एफ होगा। पी एफ बराबर बी एफ होगा। यदि बी को थोड़ा मूव करवाओ, यहाँ पे लाओ, तो पी एफ तो पहले था, पी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा, होगा कि नहीं? यहाँ पे देखो सी एफ बराबर बी एफ है, यहाँ पे क्या आ गया हमको? बी एफ बराबर क्या आ गया? पी एफ हो गया। इक्वेशन इसको 2 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। सी एफ बराबर बी एफ, यहाँ पे क्या है? बी एफ बराबर पी एफ, इसी को सी एफ बराबर बी एफ, पी एफ बराबर क्या है? पी एफ। जब इक्वेशन में LHS या RHS आपस में दोनों बराबर होता है तो समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर होगा तो RHS भी बराबर होगा कि नहीं? यदि समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से अगर लेंगे तो इधर देखिए RHS में भी पीएफ, इधर RHS में भी क्या है? पीएफ है ना? यदि RHS में पीएफ है, इधर भी पीएफ है, LHS आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे CF बराबर क्या हो जाएगा?
सी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अब यहाँ पे जो ये क्लियर हो गया, पी सी पे चलिए, पी सी, पी सी को हम क्या बोलते हैं, पी सी बराबर ये यहाँ पे पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं। पी सी बराबर ये मुख्य अक्ष जो है पी सी, इसको हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ, यानी कि इतना प्लस इतना बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पी सी बराबर पी एफ तो है ही, अब पी एफ बराबर यहाँ पे सी एफ बराबर क्या है, सी एफ बराबर क्या है पी एफ, तो यहाँ पे सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं, सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं, तो प्लस करके पी एफ लिख, पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। यहाँ से अगर पी सी बराबर 2 पी एफ हुआ, पी सी बराबर 2 पी एफ, ये देखिए पी सी को हम क्या बोलते हैं, पी सी को क्या बोलते हैं, यही ना पी सी को अगर चारों ओर इस तरीका से कंपास से मूव कर देते थे रेडियस बन जाता था, बनता था कि नहीं। इसका मतलब है पी से लेकर के सी तक के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना, वक्रता त्रिज्या बोलते थे। ये वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से डिनोट करते थे, आर से। यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकस दूरी करते हैं स्मॉल एफ से। जब दूरी की बात आए तो स्मॉल एफ, और जब पॉइंट की बात आए तो कैपिटल एफ, पॉइंट की बात आए तो कैपिटल एफ। यहाँ देखिए पी सी, पी सी क्या है यहाँ पे आर है, पी सी कैपिटल आर है ना यहाँ पे, इधर में देखो। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा पी एफ, पी एफ क्या है, पी एफ का मान कितना है, स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ है। आर बराबर 2f हो गया, यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर का 2 हुआ, प्रूव हो गया है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा जो फोकस दूरी, किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी भी दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। दूसरा अगर लैंग्वेज बनेगा, किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। इसमें करना क्या है, ये डायग्राम को एक बार नहीं 10 बार बनाना है, समझे, 10 बार बनाना। ये डायग्राम याद रहेगा तो पूरा ये खुद से होती है, क्या खुद से डायग्राम को माइंड में रखना बहुत जरूरी है, समझ गए। बता रहे हैं अंतर दर्पण की बात हो रही है, यहाँ पे अंतर दर्पण बना दिए। हमेशा बोले 4 नियम बताए, जितना भी डायग्राम बनाए हैं उसमें पहला नियम की बात होगी। पहला नियम क्या कर रही थी, जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करेंगे तो फोकस और गुजर जाएगी। जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे एक्ट करवाएंगे तो फोकस और गुजर जाएगी। पहला नियम तक कर दिए, इसमें कर दिए। ये यहाँ पे आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी, दोनों के बीच कुछ तो एंगल बना होगा, कुछ एंगल बना होगा आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच। जो एंगल बना होगा उस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए एक किरण होती है, जिस किरण को हम अभिलंब बोलते हैं। जिस किरण को क्या हम बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से मिला दिए। डॉटेड लाइन जो है ये अभिलंब के जैसे काम करती है। तो यहाँ पे आपतित किरण अभिलंब के बीच कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, जिसको आई से सूचित करते हैं। यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण अभिलंब के बीच कौन सा कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण आर हो जाएगा, परावर्तन कोण आर हो जाएगा। यहाँ पे परावर्तन कोण जैसे आर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए आई बराबर क्या होता है, आर होता है। आई बराबर क्या होता है, आर होता है। एकांतर कोण से ये मेरा अगर आई है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये आई है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हमेशा हम पढ़ते आ रहे हैं आई बराबर आर होता है। इसका मतलब है सर ये अगर आई है ये आर है तो दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब त्रिभुज में 2 कोण आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। तो यहाँ से BCF कौन त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन,
समद्विबाहु। जब समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसका मतलब है दो भुजा उसका बराबर होता है, दो भुजा बराबर होता है। इस त्रिभुज के दो भुजा सी एफ और बी एफ आपस में क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। जब आपस में दोनों बराबर हो जाएगा उसी को हम लिख दिए थे यहाँ पे सी एफ बराबर बी एफ लिख दिए थे, ठीक है। समीकरण 1 माने थे ना। दूसरा हम बताए थे ये इक्वेशन 1 मेरा तैयार हो गया। दूसरा बताए थे यहाँ जो बी है ये बी पॉइंट को थोड़ा खिसका करके पी पॉइंट पे लाए। पी पॉइंट को खिसका करके कहाँ पे लाए, पी पॉइंट। पहले से तो पी एफ था, ये पी एफ था, पहले से क्या था, पी एफ था। यदि इसको खिसका करके मूव करके यहाँ पे लाते हैं पी पॉइंट पे, तो पी के जगह बी लाते हैं तो बी एफ बराबर पी एफ होगा। पी एफ बराबर पी एफ होगा कि नहीं। यदि इसको मूव करके यहाँ पे इस पॉइंट पर लाते हैं तो हो जाएगा। यदि मेरा पी एफ बराबर बी एफ हो गया तो समीकरण 2 तैयार हो गया। समीकरण 2 तैयार हो गया। जब समीकरण 1-2 की बात आती है एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। एलएचएस बराबर आरएचएस कर दिए, वहीं से मेरा जो है पीसी, ये पीसी लिखे, पीसी बराबर क्या लिखे, सी एफ बराबर पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी लिखो या सी एफ लिखो। फिर ये सी एफ बराबर पी एफ था, ऊपर में सी एफ बराबर पी एफ, दोनों समीकरण को हल किए थे तो पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ प्लस पी एफ यानी कि 2 पी एफ हो गया। पी सी को हम क्या बोलते हैं, पी सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या रेडियस बोलते हैं। और पी से लेकर के एफ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी स्मॉल एफ बोलते हैं। यहाँ से आर बराबर 2 हो गया, एफ बराबर आर तक हो गया। समझ में आया सबको, आया सबको। अगर समझ में नहीं आया तो फिर हम बनाते बनाते बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कभी ये वाला डायग्राम को ड्रॉ करना, इस डायग्राम को किसी को भी डाउट आएगा पूछ लेना, गलत नहीं छापना है, समझे। मेरा एक ही उद्देश्य है आप लोग को समझाना। अवतल दर्पण बनाइए, ये प्रकाश की किरण को छोड़िए, मुख अक्ष से समानांतर छोड़ दिया, दर्पण पे एक्ट किया, टकराया, फोकस से होकर के गुजर गया। दोनों आपतित केंद्र परावर्तित केंद्र के बीच एक रेख खींचिए जो वक्रता केंद्र से मिलाइए, वो अभिलंब के जैसा काम करेगा। आई बराबर आर हो गया, वहां से इक्वेशन निकालें। अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाने के बाद प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर आएगी। मुख अक्ष से समानांतर आने के बाद दर्पण पर टकराने के बाद कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। उसके बीच वाली किरण जो होता है ये सी बी जो है ये अभिलंब के जैसा काम करेगा। आई बराबर आर हो जाएगा। क्या क्या नीचे नहीं लिखना, अभी इसके बाद डायग्राम बना लिए सभी, बना लिए। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। डायग्राम के नीचे लिखिए, डायग्राम के नीचे लिखिए, माना कि डायग्राम के नीचे लिखना है, माना कि जो इस फिगर में लिखा हुआ है ये या
दिखा रहे हैं थ्योरी में, समझे? उसी को थ्योरी लिखिए। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, माना Mn माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, लिख लिए अवतल दर्पण है, जिस पर AB किरण, जिस पर AB किरण आपतित होती है, जिस पर AB किरण आपतित होती है, आपतित होती है, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित किरणें, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित किरण फोकस से होकर के, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित किरण फोकस से होकर के गुजर जाती है, इसलिए पूर्वनाम देने के बाद लिखिए P, पूर्वनाम देने के बाद लिखो P ध्रुव है, P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र, कैपिटल R वक्रता त्रिज्या, तथा स्मॉल f फोकस दूरी है, इसलिए तथा स्मॉल f फोकस दूरी है, इसलिए अब यहाँ पे लिखिए CB अभिलंब के जैसा, आपतित किरण और परावर्तित किरण, के बीच कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, किसी का छोटा भी है, कहाँ तक लिखे हो? हमको खुद याद थोड़ी ना है, तुमको जो है ऐसे लिखा रहे हैं, हम भी तो फिगर दे करके तुमको छपा रहे हैं, फिगर में जो सब दिया हुआ वही लिखा रहे हैं, सोच करके लिखा रहे हैं, जो फिगर में दिया हुआ वही लिखा रहे हैं, साइंस याद थोड़ी किया जाता। लिखिए दो बराबर भागों में बांटती है, लिखिए नीचे में लिखिए, नीचे में सभी लिखिए प्रकाश के परावर्तन से,
परावर्तन से कोण ABC बराबर कोण CBF यहाँ देखो प्रकाश के परावर्तन से I बराबर R होगा। इसका मतलब है ABC बराबर कोण CBF होगा। ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं? I बराबर R, I बराबर R, I बराबर R लिख लिए। फिर लिखिए नौ कोण ABC यहाँ देखो ABC बराबर कोण BCF बराबर कोण BCF एकांतर कोण से कोण ABC ये I जो है I बराबर ये भी कोण I हो जाएगा, होगा कि नहीं एकांतर कोण से? इसका मतलब ABC बराबर क्या हो जाएगा BCF होगा। ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं? तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा I होगा, I बराबर I होगा। इसका मतलब है यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा R हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा R होगा। ये I बराबर क्या हो जाएगा R हो जाएगा, होगा कि नहीं? लिखना है अब चूंकि त्रिभुज BCF में दो कोण आपस में बराबर है। BCF ये वाली केंद्र का बात हो रहा है। इसका I बराबर R होगा। दो कोण आपस में क्या है बराबर है, दो कोण क्या है बराबर है। ये वाली केंद्र का जब दो कोण बराबर है लिख दिए चूंकि BCF में दो कोण आपस में क्या है बराबर है, दो कोण आपस में बराबर है। इसलिए त्रिभुज BCF कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं उसको। BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक था कैसे आप ये सभी आप ये यहाँ तक ये कोण आपस में बराबर है। इसका मतलब है ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर हो रहा है? इसको उसका बच्चा फिर से बनाएगा, इसको उसका बच्चा फिर से बनाएगा। आप ये रिमूव करें इसको।
सबको छापो कौन? हाँ क्या सभी को छापिए फिर जहाँ समझ नहीं आएगा फिर से। तो यहाँ पर लिख लीजिए फिर यहाँ समीकरण एक और दो समीकरण एक और फ्रॉम इक्वेशन है ई क्यू क्या ठीक है यहाँ पे ये बी को बिंदु P पर लाया बी को बिंदु P पर लाया यही बी को किसका करके P पर लाया है फिर जी एसपी में छापो छापिए फिर दिक्कत होगा तो फिर से बताएंगे डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना है घर पे भी जितना डायग्राम बता रहा है सब डायग्राम को थ्योरी हो या न हो डायग्राम को हमेशा ड्रॉ करते रहना क्या इक्वेशन 1 एंड 2 एंड का समूह है ये एंड ऐसे नहीं लिखते हैं इंग्लिश में हिंदी में लिखते हैं तो अब XW में इसको लिखिए सभी F बराबर R by 2 जो अभी सिद्ध किए इसको 2 टाइम्स बना करके आना है 2 बार बना करके आना सबका कॉपी चेक करेंगे अभी जो लिखे हैं कि लगा करके 3 बार होना चाहिए समझे ऐसा नहीं है इसी को दिखा देना एक बार बना देना क्यों कंफ्यूज तो सब है ही तो यहाँ पे क्या करना है 2 टाइम्स सबको बना करके आना सबका चेक करेंगे सुन लो सभी 2 बार चलो क्लास आज का यहीं तक रखो क्लियर कर लेना पहले उसके बाद आप कॉपी में 2 बार बना करके आना